हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने रिवीजन सेक्शन से। रिवीजन हम लोगों ने जो भी चीजें कल पढ़ी थी डिटेल में उसका करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में 1 मिनट में। फिर आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब। आज हम लोग यूएस ओपन के बारे में कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। आर्याना सेबलंका जो हैं ये जीती हुई हैं और जेसिका पगुला को हरा करके जीती हैं। आर्याना सेबलंका बेलारूस की हैं। इसके अलावा अभी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पहली बार भारत की यात्रा पर आए। कल मैंने इसको अच्छे से समझाया था। 10 और 11 सितंबर के बीच ब्रिक्स समूह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक मॉस्को में बुलाई गई है। रूस में भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी गए हैं, एनएसए भारत। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भारत के पहले फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 20वीं बैठक जो है ये दक्षिण कोरिया के इचियोन शहर में हुई। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आज 8 सितंबर को मनाया गया विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके अलावा भारत ने संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा में सहयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। एशियन गेम्स 2026 दोस्तों जापान में खेले जाएंगे। इसमें भारत जो है योगासन को शामिल करने के लिए काम करेगा, मतलब इस पर लिए आवाज उठाएगा और प्रदर्शनी के रूप में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। आगे चलकर 2030 में मेडल खेल के रूप में इसे शामिल करने की योजना है। तो जापान में आयोजित होगा एशियन गेम्स 2026, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये तो अब तक था कहानी अब तक। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन हाँ, क्विज डाउनलोड किए कि नहीं, क्विज सॉल्व किए कि नहीं, पीडीएफ डाउनलोड किए कि नहीं। फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज दी जाती है। आप एमजेटी ऐप पर जाओ, डेली वीकली मंथली सारी क्विज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बहुत सारे टॉपिक वाइज भी मैंने डाला रखे हैं, तो आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। अच्छा, जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल मैंने दिन में एक वीडियो दी हुई है सीजीएल के एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। वो एसएससी के सभी एग्जाम में यूजफुल होगा, वो टॉपिक तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सब में काम करेगा। सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, तो एसएससी की सभी एग्जाम के लिए कल वो वाली वीडियो जरूर देखना। उसका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं गया था इसलिए नहीं दिखा। चलिए, पहला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखो, यूएस ओपन का कल हम लोगों ने महिला एकल की बात की थी, आर्याना सेबलंका जीती थी। पुरुष एकल जीत लिया है दोस्तों किसने? यानिक सिनर ने। याग्निक सिनर जो है इन्होंने जीत लिया है पुरुष एकल का खिताब। ये कहाँ के हैं? इटली के रहने वाले हैं, इटली की, जॉर्जिया मेलोनी वाले देश की, ठीक है ना, उन्हीं के देश की। तो टेलर फिट्ज को इन्होंने हराया है। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि वहां पर भी उप विजेता जो थी अमेरिकी थी, यहाँ पर भी उप विजेता अमेरिकी है। लेकिन यहाँ पर विजेता जो है जन्निक सिनर, ये हैं इटली के, ठीक है। चलो, तो अब यूएस ओपन समाप्त हो गया, साल का चौथा ग्रैंड स्लैम। कल मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, आज उसके अलावा चीजें बताऊंगा। तो देखो, उसके अलावा आज आपको ये 5 इवेंट ध्यान रखने हैं। टेनिस में होते हैं 5 इवेंट, ठीक है ना, ग्रैंड स्लैम में 5 इवेंट में एक पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल, एक विमेन सिंगल, और एक मेंस डबल्स, एक विमेंस डबल्स, और एक होता है मिक्स डबल्स जिसमें एक महिला एक पुरुष खेलता है। तो ये 5 इवेंट होते हैं और गेम एक होता है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। तो चलो, ये हो गया। अब कहाँ आयोजित किया गया? तो क्वींस न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। पुरुष एकल को जन्निक सिनर ने जीता, महिला एकल को आर्याना सेबलंका ने। पुरुष युगल पूछा जाएगा तब आप बताना मैक्स पार्सल और जॉर्डन थॉम्सन ने। महिला युगल पूछा जाएगा तो ल्यूड माल्या किचनोक और जेलेना ऑस्टापेंको ने जीता है। और मिक्स डबल्स जो है सारा ईरानी और आंद्रेया वावेसोरी ने जीता है। अगर आप करंट अफेयर को शिद्दत से पढ़ना चाहते हो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तब आप ये तीनों भी याद कर लेना। वरना अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर में एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप केवल और केवल यही 2 याद रखना, पुरुष एकल महिला एकल, बस, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सीरियस मत हो जाना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन कभी कभी मान लो जब आपकी किस्मत ही एकदम खराब है तभी पूछ लिया जाए। फिलहाल किस्मत अच्छी करना है तो आप टेक्स्ट बुक का ऑफिसर सेल जो चला है इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर ये 699 वाला आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 में
परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात यह है कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस सभी का मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या खास बात यह है कि उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपको मिलती हैं। साथ ही साथ में आरआरबी एनटीपीसी में जैसे अगर बात करें बड़ी वैकेंसी है, फॉर्म भी फिलअप होने शुरू होने वाले हैं। इसमें 3.5 लाख के आसपास लोग अभी ही इनरोल कर लिए हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, चाहे सीबीटी 1 का चाहे सीबीटी 2 का वगैरह का, तो आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन वाला रैंक मिलेगा। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए फोर्सफुली कहता हूँ क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन में जब रैंक मिलता है ना, तब असली अपनी लिमिट पता चलती है। अपनी लिमिट क्या कहें कि अपनी वही मतलब कि टफ लैंग्वेज में कहें अगर, तो अपनी औकात पता चलती है कि किस पानी में हैं हम, है ना। तो इसलिए जब टेस्ट दो ज्यादा लोगों में दो और जिससे आपको असली असली इवेल्युएशन असली रैंक पता चल पाए। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके एनरोल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज में जितने भी महत्वपूर्ण सचिव हैं वो सब मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों तुहिन कांत पांडे। कौन? तुहिन कांत पांडे, ये है तुहिन कांत पांडे जी। तो ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग देखते हैं। 2001 से 2003 के बीच ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन में ये डिप्टी सचिव के भी पद पर काम कर चुके हैं। यहाँ पर तो ठीक है, चलो ये वाली लाइन आपको याद रहेगी। इसके अलावा कुछ और प्रमुख सचिव जो नियुक्त किए गए हैं, जो भी हाल फिलहाल में पिछले महीने से नियुक्त किए गए, उनको आपको याद रखना है। जैसे रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जी की जगह अब राजेश कुमार आ गए हैं। गृह सचिव बन गए हैं गोविंद मोहन, ठीक है, गृह सचिव, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव बन गए हैं टीवी सोमनाथन, ये पहले वित्त सचिव थे, अब ये कैबिनेट सचिव बन गए। कैबिनेट सचिव पहले राजीव गौबा थे, वो कई बार उनका टर्म बढ़ाएगा, उसके बाद अब वो रिटायर हुए, तो नए कैबिनेट सचिव बन गए टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव आपको याद होगा विनय मोहन क्वात्रा थे, अब उनकी जगह विक्रम मिश्री आ गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती है। और वित्त सचिव मैंने आपको बताया तुहिन कांत पांडे। तो ये जो कोर वाला सचिव है ना, वो है कोर डिपार्टमेंट वाला, तो इसको तो आपको याद ही रखना है, इसलिए मैंने ये पांचों एक साथ आपको दे दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बिल्कुल रट डालो, ये पूछा ही जाएगा आपसे। कुछ और प्रमुख सचिव हो आप देख सकते हो, सचिवों की नियुक्तियां जो हुई हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, वही सेम चीजें है, बस थोड़ा सा और चीजें बढ़ाई गई हैं बाकी विभाग का, लेकिन इसको उतना ज्यादा लोड न लेना। वो 5 जो मैंने बताया वो टॉप वाले हैं। अगला, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 कहां शुरू किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, बहुत दिनों से मैं बता रहा हूं। तो युद्ध अभ्यास जो है भारत अमेरिका के बीच में जो होता है, इस बार कहां पर हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। और भारत में कहां पर? राजस्थान में हो रहा है। युद्ध अभ्यास नाम ही है इसका, ठीक है ना, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है। तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है और इस साल का ये 9 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलेगा, सितंबर महीने में 9 तारीख से लेकर। शुरुआत इसकी 2004 से हुई है, तब से भारत अमेरिका होता है, एक साल यहाँ होगा एक साल वहां होगा। युद्ध अभ्यास में बेसिकली यही होता है कि हमारी सेना कैसे लड़ती है, उनके लड़ने के तरीके क्या हैं, आपकी सेना लड़ने के तरीके क्या हैं, और दोनों की सिचुएशन अगर चेंज की जाए, जैसे मान लो अमेरिका में कोई चीज हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो वहां पर अगर भारतीय सेना जाएगी तो वहां की सिचुएशन में कैसे लड़ पाएगी, तो इसलिए वहां पर होता है। फिर अगले साल जब यहाँ होगा तो उनकी सेना यहाँ पर आएगी कि अगर मान लो राजस्थान में लड़ना पड़ा, तो राजस्थान में आप आ रहे हो तो हमारी सेना के साथ मिल करके कैसे कोऑपरेट करके लड़ोगे, तो आ करके यहाँ पर होता है एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए, तो क्योंकि राजस्थान अपना जस्ट पाकिस्तान के बगल में बॉर्डर लगा रहा है, तो 2004 से हुआ है, बाकी सब मैं बता दिया हूँ, 20वां इस बार का संस्करण है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो वरुण अभी भारत फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में, ये नेवल एक्सरसाइज है। वरुण, गरुण, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये सभी फ्रांस के साथ होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ हुआ, मित्र शक्ति इसके साथ होगा, मैत्री होगा थाईलैंड के साथ, ठीक है। उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के साथ होगा। हरिमो शक्ति ये भी भारत मलेशिया के साथ होगा। पर्वत प्रहार जो है भारतीय सेना ने किया है, और अभ्यास एमपीएक्स भारत रूस ने किया है। तरंग शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन भारत इसका आयोजन कर रहा है और एयर एक्सरसाइज है। खान क्वेस्ट ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है, लेकिन मंगोलिया में होता है। पिच ब्लैक ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का मतलब इसमें 2 से अधिक देश भाग ले रहे होते हैं। बाइलेटरल एक्सरसाइज मतलब केवल 2 देश भाग ले रहे होते हैं, ठीक है। अगला,
हाल ही में जारी टाइम 100 एआई 2024 लिस्ट में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन का नाम आपने सुना होगा। टाइम मैगजीन दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित कह सकते हैं। तो वहाँ उस मैगजीन के द्वारा अलग-अलग तरीके की रैंकिंग जारी करते रहते हैं, कभी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की, कभी मोस्ट पावरफुल की, कभी रिचेस्ट की, वगैरह-वगैरह। यहाँ टाइम मैगजीन ने टॉप 100 एआई लिस्ट जारी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कौन ज़्यादा इम्पैक्टफुल पर्सन रहा है, कौन इसको लेकर के काम कर रहा है, कौन इसको लेकर के चर्चे में है, इसको लेकर के लिस्ट जारी की गई। और इसमें भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को अगर देखा जाए तो टोटल 15 ऐसे लोग थे, वो या तो भारतीय थे या तो भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल मतलब कि वो मूल निवासी भारतीय के थे, उनके पापा दादा हो सकता है भारत के हों या फिर वही जन्मे हों यहाँ के, आगे चल करके किसी और देश में नागरिकता ले लिए, तो वो हुए भारतीय मूल के। और जो भारत में ही रह रहे हैं, भारत की ही नागरिकता है, भारत में ही रह रहे हैं, तो वो हुए भारतीय पूर्णतः। तो ये दोनों को मिला करके टोटल 15 लोग जो हैं ऐसे लोग इस में शामिल रहे। और अपने झकास वाले भी भैया इसमें चाचा शामिल थे, ठीक है ना, इनको भैया ही कहेंगे, अभी तक ये जवान ही है। अनिल कपूर जो हैं ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा अश्वनी वैष्णव जी जो कि आईटी मंत्री हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब आप कहोगे आईटी मंत्री क्यों शामिल है? क्योंकि भारत का आईटी मंत्रालय, भारत का इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है, ये भी काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। इस पर भी बड़े-बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसलिए, और ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है इनके बारे में डिटेलिंग करके, कि भारत चाह रहा है कि आने वाले 5 सालों में भारत टॉप 5 में आ जाए जो एआई पर काम कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अश्वनी वैष्णव जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों के दौरान भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए शीर्ष 5 देशों में आना चाह रहा है, ठीक है? सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो अनिल कपूर भी हैं, इसके अलावा सुंदर पिचाई हैं, सत्या नडेला हैं, तो ये सब भारतीय मूल के हुए, है ना? इसके अलावा दोस्तों जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नंदन नीलेकणी, ये भी हैं, ठीक है? तो ये टाइम मैगजीन ने जारी की हुई है लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है? तो 101वां सदस्य बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ऑफिशियली नेपाल। नेपाल, ठीक है ना, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। 101वां सदस्य देश बना है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानिए साथियों। भारत और फ्रांस के बीच में की पहल पर यह शुरू किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक्चुअली में कॉप 21 का सम्मेलन चल रहा था और ये पेरिस में हो रहा था। पेरिस में कब हो रहा था? 2015 में हो रहा था। तो कॉप 20 आप जानते हो, जैसे कॉप 28, कॉप 29 ये सब हो रहा है, ठीक है ना, होता है। तो कॉप 21 जब चल रहा था 2015 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जलवायु परिवर्तन को लेकर के होता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के सम्मेलन में ये प्रस्ताव भारत और फ्रांस ने लाया कि चलो हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं। एक्चुअली में भारत फ्रांस क्या, फ्रांस तो अध्यक्षता कर रहा था, भारत की ही पहल थी कह सकते हैं। तो भारत और फ्रांस की उस पर यह बनाया गया। इसमें कहा यह गया कि पृथ्वी के ग्लोब पर जहां पर कर्क और मकर रेखा के बीच में जो देश पड़ते हैं ना, कर्क और मकर रेखा के बीच में, तो वहां पर ज्यादा धूप पड़ती है। तो ऐसे देशों का एक गुट बनाया जाए, अलायंस बनाया जाए, जिसके बाद से फिर हो ये कि यहाँ पर ज्यादा जो सूर्य आते हैं उसका सोलर एनर्जी में यूज किया जाए और वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन अर्थ करके एक ग्रिड बनाया जाए जिससे पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाए। तो धीरे धीरे अब लेकिन यूरोपीय देश भी शामिल होने लगे, बाकी देश भी। अभी आप अगर नेपाल की बात करोगे ना, तो नेपाल कहाँ है पता है? कोई बता सकता है नेपाल कहाँ है? अरे भाई, जब भारत यहाँ बीच से, यहाँ पर भारत जा रहा है, ठीक है, भारत बीच से जा रहा है, तो नेपाल यहीं ऊपर होगा, है ना, भारत के ऊपर होगा। तो नेपाल जो है ये कर्क रेखा के ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं कि कह रहे हैं भाई हम भी शामिल होना चाह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रिड के कर्क और मकर के बीच में ही आए, लेकिन उद्देश्य वही था शुरू करने का। तो 2015 में स्थापित हुई थी, भारत में ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया क्योंकि भारत की ही पहल पर था। तो गुरुग्राम में अपना हेडक्वार्टर है, हरियाणा में। डॉक्टर अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं। पिछला जो 100वां सदस्य देश शामिल हुआ था वो पराग्वे था, अब ये 101वां है। ठीक है जी, समझ में आ गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? इस बार देखिए सूरत ने चौंका दिया। तो इस बार तो इंदौर टॉप 3 में भी नहीं है, टॉप 3 से भी बाहर हो गया है। सूरत जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनकर आया 10 लाख से अधिक आबादी में, ठीक है ना। इसमें कई प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है। तो 10 लाख प्लस आबादी वाला
3 लाख प्लस आबादी वाला, ये अलग अलग रैंकिंग जारी करते हैं। तो 3 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में रायबरेली शहर, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, बगल ही रायबरेली है ना। तो रायबरेली शहर में, रायबरेली शहर यूपी का ये टॉप पर रहा है 3 लाख से कम आबादी वाले में। लेकिन 10 लाख से बड़ी आबादी वाले में सूरत टॉप पर, दूसरे पर जबलपुर, तीसरे पर आगरा रहा है। यहाँ नलगोंडा तेलंगाना दूसरे पर और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश तीसरे पर रहा है। तो फिलहाल सूरत को 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया, और ये दिया किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री ने। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल बनाया जाएगा? तो भारत में पहली बार सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा यह स्थापित की जाने वाली है ओडिशा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी टू बी सेट इन उड़ीसा। उड़ीसा में भुवनेश्वर के ईएमसी पार्क इन्फो वैली में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इसके तहत ओडिशा सरकार भी खर्च कर रही है। 3 सालों में 620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पे। तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने शिलान्यास कर दिया है, अब जल्द ही बनाना शुरू हो जाएगा। अगला, अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा कई दिन हो गया है, नहीं आया था चर्चे में। तो उड़ीसा आप देख पाओगे भारत के मैप में, यहाँ पर देखिएगा आपको उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी अभी नए सीएम बने हैं, तो न्यू सीएम है, तो इनका नाम याद रख लेना, बीजेपी पार्टी से हैं। रघुवर दास जी, ये भी नए गवर्नर हैं, इनका भी नाम याद रख लेना। इसके अलावा चिल्का झील, अंशुपा झील और कांजिया झील है। चिल्का झील से 2 पॉइंट याद रखना, एक तो ये लैगून झील है, दूसरा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक और बोनस पॉइंट याद रख लो, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। भारत में पहली रामसर साइट चिल्का झील को ही बनाया गया। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, लैगून टाइप की झील, टाइप में पूछा जाएगा किस टाइप की झील है, तो लैगून झील, और ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क उठाओ, इससे खास बात यह है कि ये दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव वन है, मैग्रेव क्षेत्र है, दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र है। ये पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा मैग्रोव क्षेत्र कौन सा है, या मैग्रोव वन कहाँ है, तो आप बताओगे सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। दूसरा कहाँ है भैया, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। घुमरा छाऊ सांवरी पैकाच गरुड़ वहां, ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बॉर्डर में अगर बात करें तो बॉर्डर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश तेलंगाना से शेयर करता है। 30 जिले हैं, 147 विधानसभा में सीटें हैं, 21 सीटें लोकसभा में और 10 सीटें राज्यसभा में यहाँ से जाती हैं। क्लियर है। अगला, इंडिया एक्सपो मार्ट 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी किया, ये किस राज्य में हुआ? तो बताओ, सेमिकॉम इंडिया 2024 ये हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित किया जा रहा है सेमिकॉन इंडिया 2024। ठीक है, तो अब इंडिया एक्सपो मार्ट जो है ग्रेटर नोएडा में जो स्थित है, तो वहीं पर आयोजित किया जा रहा है। 11 सितंबर यानी आज से शुरू होगा। ये इलेक्ट्रॉनिका इंडिया, प्रोडक्टनिका इंडिया, इनके साथ मिल करके आयोजित करा जा रहा है, और इसका उद्देश्य यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर के उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन है, इस मामले में इंडिया भी बहुत पीछे है। अभी आपने देखा पीएम मोदी गए हुए थे ब्रुनोई और सिंगापुर, तो उसमें सिंगापुर में जाकर के उन्होंने सेमीकंडक्टर पर एक बड़ी डील साइन की हुई है। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को बढ़ाना ये उद्देश्य है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सेमीकंडक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आने वाला क्या, अभी से ही डिपेंडेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश के बारे में आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा राज्य हो जाएंगे, वीडियो लंबी खिंच जाएगी। आज मैं आगे बढ़ता हूं, जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, सितंबर 2024 में क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अरुण गोयल जी को। अरुण गोयल नाम सुना सुना लग रहा होगा ना। हाँ, अभी दोस्तों जब चुनाव चल रहा था, चुनाव आने वाला था, जब लोकसभा का चुनाव, ये इस्तीफा दे के भाग लिए थे। बहुत प्रेशर पड़ा था इनके ऊपर, और बाद में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि अरुण गोयल जो कि चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था लास्ट टाइम पर, एट ए मूवमेंट पर। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इनको प्रेशर बहुत डाला जा रहा था या जो भी था। फिलहाल ये पद छोड़ दिए थे, अभी के लिए ये क्रोएशिया में भारत के राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं, है ना भाई। यही है सरकारी नौकरी का फायदा, कब तक घर पे बैठा होगे, तुमको नियुक्ति देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, है ना। चलो,
तो अरुण गोयल जो हैं क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे और अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मार्च 2024 में निजी कारण बताते हुए। तो क्रोएशिया है, क्रोएशिया एक देश है, यूरोपियन देश है और क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों जगरेब होती है। जगरेब होती है इसकी राजधानी। अभी ये यूपी पुलिस एग्जाम में पूछ लिया गया था, यूपीपी एग्जाम में अभी पूछा गया था इसकी राजधानी। यूरोपीय देश और अफ्रीकी देश जो होते हैं उनकी राजधानियां अक्सर पूछ ली जाती हैं और मुद्राएं भी पूछी जाती हैं, इसको ध्यान रखे रहा करो। चलिए, तो अब कुछ और देशों के राजदूत और उच्चायुक्त जो नियुक्त किए गए हैं भारत के, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे सुहेल एजाज खान को यमन में नियुक्त किया गया भारत का राजदूत। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में नियुक्त किया गया, ये विदेश सचिव थे, अब ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुभाष प्रसाद गुप्ता सूरीनाम में है और मुजफ्फर साहब मुस्तफा भारत में मलेशिया के हैं। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की हैं और सीतारमण मीना नाइजर में भारत के हैं। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के। टी आर्मस्ट्रांग चांगसन ये क्यूबा में भारत के राजदूत है। अगला, सितंबर 2024 में किस तूफान ने वियतनाम में तबाही मचाई? तो वियतनाम में दोस्तों एक तूफान आया हुआ है, तूफान यागी, या जिसे टाइफून यागी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जापान हुआ, चीन हुआ, वियतनाम हुआ, इन सब क्षेत्र में अगर कोई तूफान आता है तो ये लोग वहां पर अपनी लैंग्वेज में कहते हैं टाइफून आया है, टाइफून। हम लोग कहते हैं तूफान, ये कहते हैं टाइफून। यही तूफान अगर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा वगैरह के एरिया में आता है तभी लोग कहते हैं हैरिकेन आया है। क्या कहा है? हैरिकेन। होता चक्रवाती तूफान ही है और उड़ता वहीं समुद्र से ही है। तो तूफान यागी आया हुआ है और ये बताया जा रहा है काफी खतरनाक है, काफी भीषण है। फिलहाल वियतनाम की राजधानी हनोई होती है, इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। अगला, हाल ही में आयोजित चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती? 11 क्वेश्चन है, देखो 2 दिन से 11-11 क्वेश्चन मिल रहे हैं। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता जीत लिया है दोस्तों सीरिया ने। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा, सीरिया ने भारत को हरा दिया। भारत पूर्व चैंपियन था और भारत को सीरिया से हारना पड़ा। सीरिया 3-0 से भारत को हराया, भारत कोई गोल नहीं कर पाया और सीरिया 3 गोल करके चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। यहाँ पर देखो, सीरिया बीट इंडिया 3-0, तो टाइटल जीत लिया सीरिया ने। आयोजन 3 से 9 सितंबर तक हैदराबाद में खेला गया था। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि आयोजन भी भारत में ही हुआ था। भारत चैंपियन, भारत मेजबानी कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत हार गया, वो भी 0 गोल करके, बिल्कुल लड़ाई भी नहीं लड़ पाया कुछ। फिलहाल सीरियाई कप्तान महमूद अल नवास जो हैं, ये अब्दुल रहीम प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, अगस्त महीने की ई बुक आ चुके हैं, इसको भी आप जा करके एमजेटी ऐप से ले सकते हो। बिल्कुल परेशान ना हुआ करो, करंट अफेयर आपका 100% यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना? कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी वाले अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एमजेटी ऐप पर जाइए, वहीं पर आपको कूपन कोड मिल जाएगा। ऑफर्स फॉर यू पर टैप करना, आपको कूपन कोड मिलेगा, वहीं अप्लाई करके आप ले सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थी। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि भारतीय लेखक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं ना, इस संविधान के किस अनुच्छेद में होते हैं? बताइएगा जरूर। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताया। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।